नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम मेरे साथियों, भाइयों। मैं आपका अपना सचिन कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट। आज तारीख हो चुकी है 28 अक्टूबर और दिन है मंगलवार। और आज के जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के इस सेशन में मैं करता हूं आपका स्वागत। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आप देखेंगे इस समय वैकेंसीज जो है वो बहुत तेजी से आ रही है। देखिए, कहीं ना कहीं इलेक्शन का भी दौर है और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो आपको इस बार सिलेक्शन तो हर हालत में लेना है, तो उसके लिए मैं आपके लिए ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स की ये सेशन लेकर आता रहूंगा, ताकि आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकें। तो शुरू करते हैं हम आज के अपने इस सेशन को। तो आशा करता हूँ आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज के इस सेशन को। सर्वप्रथम हम देखते हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के बारे में। ठीक है, तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 यह क्या है? तो ये जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है, ठीक है, जो भारत में विज्ञान हो गया और टेक्नोलॉजी हो गई और साथ ही साथ में जितना भी आप डिस्कवरीज होती हैं, नया इनोवेशन होता है, उसके लिए या जो भारत का सर्वश्रेष्ठ जो विज्ञान का पुरस्कार है, उसको हम राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जानते हैं। परंतु इसकी शुरुआत होती है परसों के दिन 26 अक्टूबर को इसकी घोषणा की गई। ठीक है, अब ये पुरस्कार जो है इनको 4 श्रेणियों में बांटा जाएगा। तो वो 4 श्रेणियां हैं। देखिए, सबसे पहले विज्ञान रत्न दी जाएगी, फिर विज्ञान श्री हो गया और विज्ञान युवा शांति स्वरूप हो गया, स्वरूप भटनागर अवार्ड हो गया, उसके बाद विज्ञान टीम पुरस्कार हो गया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इससे पहले जो पुरस्कार थे ये बांटे जाते थे पद्मश्री, पद्म विभूषण, इस प्रकार की जो कैटेगरीज में उनमें बांटे जाते थे। अब उनको हटा करके सीधे विज्ञान का एक सीधे सीधे आप बोलेंगे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है उसको शुरू कर दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है यह। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 भारत सरकार के द्वारा प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। वर्ष 2025 के पुरस्कारों की घोषणा 26 अक्टूबर को की गई थी। पुरस्कार 4 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। देखिए, 4 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, विज्ञान रत्न हो गया, विज्ञान श्री हो गया, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर हो गया और विज्ञान टीम पुरस्कार हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो पुरस्कार है इनको देने का उद्देश्य क्या है। देखिए, कोई भी पुरस्कार हो गया और जो भी अवार्ड दिए जाते हैं उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो यह विज्ञान के जो पुरस्कार है उनका उद्देश्य क्या है, देखते हैं हम। देखिए, इसका उद्देश्य जो है वह क्या है। देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का उद्देश्य है देश में विज्ञान और जो नवाचार है, ठीक है, नवाचार का मतलब आप समझते हैं इनोवेशन है, उसको बढ़ावा देना और वैज्ञानिकों को उनके उत्कृष्ट शोध व योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान को प्रदान करना। ठीक है, यह पुरस्कार 13 प्रमुख वैज्ञानिक क्षेत्रों में दिया जाता है। देखिए, यह सिर्फ एक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान के विभिन्न विभिन्न क्षेत्र है, उनमें जो 13 क्षेत्र है उनमें दिया जाता है। जैसे कि आप हो गया भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में हो गया, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में हो गया, जैविक विज्ञान के क्षेत्र में हो गया, गणित के क्षेत्र में हो गया, कंप्यूटर के क्षेत्र में हो गया, चिकित्सा के क्षेत्र में हो गया, अभियंत्रण के क्षेत्र में हो गया और कृषि एवं पर्यावरण के क्षेत्र में हो गया, परमाणु क्षेत्र में हो गया, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो गया और नवाचार इनोवेशन के क्षेत्र में हो गया। ठीक है, इसकी जो चयन प्रक्रिया है वह संयुक्त विशेषज्ञ की जो समिति होती है उसके द्वारा किया जाता है और अंतिम जो नामांकन होगा वो कौन करेगा, वह विज्ञान मंत्रालय इसको अनुमोदित करता है। ठीक है, तो देखते हैं 2025 में किसको यह राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार मिला। ठीक है, तो यह जो विज्ञान पुरस्कार है उनकी जो श्रेणियां हैं और उनके विजेता देखते हैं कौन कौन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विज्ञान रत्न जो पुरस्कार है वह मरणोपरांत प्रदान किया गया है। और किसे प्रदान किया गया है? प्रोफेसर जयंत विष्णु नालिलकर जी को दिया गया है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने क्या खोज की थी? ब्रह्मांड विज्ञान में एक अद्वितीय योगदान प्रदान किया था। इसके बाद आता है विज्ञान श्री पुरस्कार। देखिए, तो सर्वश्रेष्ठ विज्ञान पुरस्कार कौन सा है? विज्ञान रत्न। उसके बाद आता है विज्ञान श्री पुरस्कार। तो विज्ञान श्री पुरस्कार मिलता है डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को कृषि विज्ञान के क्षेत्र में, डॉक्टर यूसुफ मोहम्मद शेख जी को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में,
डॉक्टर थंगराज जी को किस चीज के लिए मिलता है? जैविक विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार विज्ञान श्री प्रदान किया जाता है। प्रोफेसर प्रदीप थल्लापति जी को जो है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान श्री पुरस्कार नवाजा गया। प्रोफेसर अनिरुद्ध भालचंद्र पंडित जी को अभियंत्रण विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान श्री पुरस्कार प्रदान किया गया। डॉक्टर एस वेंकटेश मोहन जी को पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान श्री पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रोफेसर महान एम जे जो गणित एवं विज्ञान के क्षेत्र में इनको विज्ञान श्री पुरस्कार प्रदान किया गया। और श्री जयन एन जी को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए क्या मिलता है? विज्ञान श्री पुरस्कार मिलता है। तो विज्ञान रत्न जो सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ विज्ञान पुरस्कार है, वह प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर जी को भौतिक विज्ञान जो ब्रह्मांड विज्ञान के अद्वितीय योगदान के लिए उनको प्रदान किया गया। उसके बाद जो विज्ञान श्री का जो पुरस्कार है वह दिया गया है। इस वर्ष कुल 8 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है, जो है ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह जी को कृषि विज्ञान के लिए, यूसुफ मोहम्मद शेख को परमाणु विद्या के लिए, डॉक्टर थंगराज जी को जैविक विज्ञान जी के लिए, और प्रोफेसर प्रदीप थल्लापति को रसायन विज्ञान जी के लिए, प्रोफेसर अनिरुद्ध भालचंद्र पंडित जी को अभियंत्रण विज्ञान के क्षेत्र में, डॉक्टर एस वेंकटेश मोहन जी को पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में, प्रोफेसर महान एम जे जो है उनको गणित एवं कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में, और श्री जयन एन जिनको अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए यह पुरस्कार प्रदान किए गए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम हमारे जो अगले पुरस्कार हैं वह कौन से हैं। अगला पुरस्कार है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ठीक है, तो यह पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर जगदीश गुप्ता कांपुगति जी को, ठीक है, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार मंगत रौतिया जी को, और डॉक्टर देवप्रकाश सोनगुप्ता जी को। ठीक है, उसके बाद श्री डॉक्टर दीपा आगेश जी को, डॉक्टर दिव्यांशु दास जी को, और उसके बाद वली उर रहमान जी को, अकबर्फ वसु जी को, उसके बाद सब्यसाची मुखर्जी जी को, उसके बाद आप देखेंगे श्वेता प्रेम अग्रवाल जी को, सुरेश कुमार जी को, अमित कुमार अग्रवाल जी को, और शहुरद श्रीकांत मोरे जी को, अंकुर गर्ग जी को, और मोहन शंकर शिव प्रकाशम जी को विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, इसके बाद जो एक है जो टीम के लिए जो पुरस्कार है, तो विज्ञान टीम पुरस्कार जो है वह मिलता है CSIR के ओरम मिशन टीम को। ठीक है, CSIR की जो ओरम मिशन की जो टीम है जिसने कृषि विज्ञान के सामूहिक शोध कार्य किए हैं, उनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये थे हमारे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, जिसको अनाउंस किया गया था 26 अक्टूबर 2025 को, और यह थे उसके मुख्य जितने भी विजेता थे वह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं हम अपने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन। सर्वप्रथम जो हमारा पहला MCQ क्वेश्चन है वह है 26 अक्टूबर 2025 को इसरो ने कौन सा नया उपग्रह लॉन्च किया? ठीक है, तो प्रश्न है 26 अक्टूबर 2025 को इसरो ने कौन सा नया उपग्रह लॉन्च किया? तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रिसैट 2BR2, ऑप्शन बी जीसैट 30, ऑप्शन सी इनसैट 6A, ऑप्शन डी GSLV F14। ठीक है, तो भैया इसरो, ठीक है, इसरो जो है उसने कौन सा नया उपग्रह लॉन्च किया है? रिसैट 2RB2, ऑप्शन बी जीसैट 30, ऑप्शन सी इनसैट 6A, ऑप्शन डी GSLV F14। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो देखिए, इसरो की फुल फॉर्म जो है वह है क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसने GSLV को हम क्या बोलते हैं? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसे बोलते हैं, इसकी जो 14वीं फ्लाइट थी जिसका नाम हमने अभी पढ़ा GSLV F14। ठीक है, और इसको किस रॉकेट के द्वारा किस किस सैटेलाइट को इसने कैरी किया? इस सैटेलाइट का जो नाम है वह है इनसैट 3DS सैटेलाइट। कौन सी? इनसैट 3DS सैटेलाइट जो है वह GSLV F14 के द्वारा लॉन्च की गई, जो डॉटा रिले और नवीनतम उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है इसरो ने। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में
जारी सतत विकास सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम रहा। ठीक है, तो प्रश्न है हमारा सतत विकास का जो क्या है प्रोग्राम है, उसमें कौन सा जो राज्य है वह सर्वप्रथम रहा। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी गोवा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, ठीक है, तो केरल जो है सूचकांक है उसमें भी यह टॉप पर रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या है सतत विकास। तो सीधे सीधे समझिए सतत विकास का जो मतलब है, देखिए अगर हम जो इस समय अपना विकास कर रहे हैं, साथ ही साथ में जो आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी हम उसका जो भविष्य है उसकी जरूरतों को ध्यान देते हुए समझौते को पूरा करना, इसे हम बोलते हैं सतत विकास। इसके सूचकांक में केरल सर्वप्रथम स्थान पर रहा है, केरल सतत विकास सूचकांक पर शीर्ष स्थान पर रहा। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 47वीं एशियन शिखर बैठक 2025 की मेजबानी किस देश ने की। तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 47 जो आसियान के जो देश हैं उनका जो शिखर सम्मेलन है उसकी जो बैठक है, ठीक है, उसकी मेजबानी किस वर्ष किस देश के द्वारा की गई है। तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी सिंगापुर और ऑप्शन डी वियतनाम। ठीक है, तो भैया आसियान जो देश है वो कौन कौन से देश हैं आसियान के अंतर्गत। देखिए आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस। ठीक है, और इसके जो देश हैं वह कौन कौन से हैं, इसके अंतर्गत जो देश आते हैं वह है इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, ब्रुनेई, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर और मलेशिया। ठीक है, और आसियान का जो मुख्यालय है वह है जकार्ता इंडोनेशिया में। तो आसियान का मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता इंडोनेशिया में, और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1967 में। ठीक है, सॉरी 1967 में स्थापना हुई जकार्ता इंडोनेशिया में, किसकी, आसियान की। तो 47वीं बैठक जो 2025 है वह कहाँ आयोजित की जा रही है, वह आयोजित की मलेशिया में। 47वीं 2025 की जो शिखर सम्मेलन है आसियान की वह कहाँ मलेशिया में आयोजित की जा रही है। आसियान समिट की मेजबानी मलेशिया ने सफलतापूर्वक की, जिसमें आर्थिक एवं सुरक्षा से रिलेटेड जो मामले हैं उन पर चर्चा हुई। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, ITBP जो है, इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ITBP का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए 1 नवंबर, ऑप्शन बी 27 अक्टूबर, ऑप्शन सी 26 जनवरी और ऑप्शन डी 15 अगस्त। तो जो ITBP है इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। ठीक है, कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1962। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत है, ये 27 अक्टूबर का जो ऑप्शन है वह नहीं होना चाहिए। 24 अक्टूबर को जो ITBP है उसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 24 अक्टूबर को की गई थी। ठीक है, तो हर साल 24 अक्टूबर को हम ITBP का क्या मनाते हैं, स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक है, तो ठीक है, यहाँ पे 27 अक्टूबर की जगह पे 24 अक्टूबर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम जो है, जिसको हम ONLDS जो बोलते हैं, वह किस संस्थान ने डेवलप किया है। ठीक है, तो ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंस सिस्टम जो है वह किस संस्थान के द्वारा डेवलप किया गया है। तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए NIC, ऑप्शन बी CDSCO, ऑप्शन सी राज्य स्वास्थ्य विभाग, ऑप्शन डी नीति आयोग। ठीक है, तो भैया जो ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंस सिस्टम है जिसकी संस्था जो है, इसका डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया है, वह किया गया है NIC के द्वारा। तो NIC है क्या, NIC का मतलब है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1976 में। कब किया गया था, 1976 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। और ये क्या करती है, ये सरकार की हेल्प करती है किस चीज़ में, टेक्नोलॉजी को सॉल्यूट करने में। ठीक है, मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। IT प्रणाली जो देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसमें डिजाइन करना और उसका विकास करना यह NIC का काम है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ जो है ONLDS DLS जो है वह किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, वह NIC के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय नौसेना में शामिल कौन सी पहली एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट, जिसको ASW SWC के नाम से
जाना जाता है, इसका नाम क्या है? ठीक है, तो भारतीय नौसेना में शामिल पहली एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट जो है वो उसका नाम क्या है? ऑप्शन हमारे, ऑप्शन ए INS फ्यूज, ऑप्शन बी INS अजय, ऑप्शन सी INS अर्नाला, ऑप्शन डी INS शिशु कुमार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है INS अर्नाला जो है वह एंटी सबमरीन जो वॉरफेयर जो सिस्टम किया गया है। ध्यान रखेंगे ये भारत की पहली ऐसी जो एंटी सबमरीन मिसाइल है, ठीक है, सॉरी युद्धपोत है, ठीक है, जिसको हमने कमीशन कब किया? 18 जून 2025 को, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन अगर देखेंगे, ठीक है, तो यह जो इसकी जो क्षमताएं हैं, ठीक है, INS ये पानी के पानी के भीतर निगरानी कर सकते हैं, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं इसके लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ओशियन स्काई 2025 जो सैन्य अभ्यास है वह किस देश में आयोजित हुआ? प्रश्न है हमारा ओशियन स्काई जो युद्ध अभ्यास है वह किस देश में आयोजित हुआ? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी स्पेन। ठीक है, तो स्पेन ने अभी ओशियन स्काई जो सैन्य अभ्यास है उसको कंडक्ट कराया है। ठीक है, तो ओशियन स्काई हवाई सैन्य अभ्यास जो है वह स्पेन के द्वारा कराई गई है, जिसमें कई देशों ने हिस्सा लिया। वह देश है कई देशों नेटो के देश में इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, परंतु इस बार भारतीय जो सेनाएं इंडियन एयरफोर्स है पहली बार इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, और ये हुआ कहाँ था? स्पेन की जो गैंडोज एयर बेस है जिसको हम कैनरी आइलैंड में पाते हैं, वहाँ पे यह किया गया, जिसमें इंडियन एयरफोर्स और जो पहली नेटो नेशन के अलावा कंट्री है जिसने पार्टिसिपेट किया। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शौर्य वन का उद्घाटन राजस्थान के किस जिले में हुआ? ठीक है, प्रश्न हमारा शौर्य वन जो है उसका उद्घाटन राजस्थान के किस जिले में हुआ? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी बाड़मेर। ठीक है, तो बीकानेर जिले में जो शौर्य वन है इसका उद्घाटन किया गया है। शौर्य वन का शुभारंभ बीकानेर जिले में हुआ, जिसका उद्देश्य युवाओं की वीरता और अनुभव को जो है उत्पन्न करना। ठीक है, देखते हैं 1971 की जो इंडो पाक वार थी उसका म्यूजियम भी यहीं पे बना हुआ है, इसीलिए यह की स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में लासा बुखार का प्रकोप सामने आया? ठीक है, तो भैया एक बीमारी से रिलेटेड प्रश्न है। एक लासा बुखार जो है ये सामने आता है एक अफ्रीकी देश में, तो वह अफ्रीकी देश कौन सा है? ऑप्शन है हमारे नाइजीरिया, ऑप्शन बी घाना, ऑप्शन सी केन्या, ऑप्शन डी इथोपिया। ठीक है, तो आप देखेंगे नाइजीरिया में इस समय लासा बुखार जो है उसने अपना प्रकोप ढाया हुआ है। ठीक है, नाइजीरिया में लासा बुखार के नए मामले दर्ज किए गए हैं जो एक वायरल बीमारी है। ठीक है, एक वायरल बीमारी है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है इंस्टीट्यूशन डिफेंस सिस्टम जिसको IDS को पूर्व उत्तर रेलवे स्ट्राइक पर किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है? इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम जो है पूर्व उत्तर रेलवे के द्वारा किस ट्रैक पर किस संगठन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी भारतीय रेल, ऑप्शन डी IIT गुवाहाटी। तो भारतीय रेल ने जो IDS सिस्टम है इसको लॉन्च किया है। ठीक है, भारतीय रेलवे ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहली बार IDS सिस्टम लगाया है जिसमें पटरी की सुरक्षा और को डिजिटल बनाया गया। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नवीनतम ग्लोबल कार्बन कैविटेशन जो रिपोर्ट है उसके अनुसार किस देश में सर्वाधिक कार्बन डंपिंग दर्ज की गई? ठीक है, तो भैया ये कार्बन डंपिंग से प्रश्न है कि ग्लोबल कार्बन कैविटेशन जो रिपोर्ट है उसके अनुसार किस देश में कार्बन डंपिंग सर्वाधिक दर्ज की गई है? तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी कनाडा। तो अमेरिका भैया विश्व में कार्बन डंपिंग में प्रथम स्थान पर आता है, उसके बाद चीन, उसके बाद रूस और उसके बाद हमारा देश भारत। ठीक है, तो अमेरिका विश्व में सर्वाधिक कार्बन डंपिंग अवशोषित करता है, जिसके बाद चीन और रूस का स्थान आता है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? ठीक है, तो भैया जापान में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए नोबुको कान, ऑप्शन बी युकाओ अबोची, ऑप्शन सी यूको
कावाजाकी, ऑप्शन सी साइका नोडा। ठीक है, तो साइको नोडा जी जो है इनको जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाया गया। साइको नोडा इतिहास में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी जो लैंगिक समानता के लिए अहम कदम है। तो भैया आज का जो करंट अफेयर का सेशन था उसमें इतना ही। मैं आपसे कल फिर मिलूंगा एक नई क्लास एक नए वीडियो के साथ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।